नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आरजे तेरा स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज अपने पढ़ेंगे राजस्थान इतिहास का एक टॉपिक, राजस्थान के साके। साके कौन से साके कब हुए, क्या होता है साका, सारी डिटेल अपने पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साके साके क्या होते हैं ये समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि केसरिया और जौहर क्या होता है। जब आप केसरिया और जौहर दोनों के बारे में जान जाएंगे तो आपको समझ में आएगा साका क्या होता है। पहले आपको साका नहीं समझ में आएगा तो देखिए केसरिया क्या होता है। केसरिया जब किसी राजपूत राज्य पर कोई विदेशी आक्रमण होता है। विदेशी का मतलब यहाँ पर क्या, देसी, यानी राजस्थान के राजाओं के अंदर, राजस्थान एक अपना राज्य है, इसके अंदर छोटी छोटी रियासतों में टूटा हुआ था पहले। जब एक रियासत दूसरे रियासत पर कोई आक्रमण करती, हार जीत हो जाती, तो हारने पर कोई इशाका नहीं होता। लेकिन विदेशी आक्रमण यानी कि राजस्थान से बाहर के राजाओं का जब आक्रमण होता, मुस्लिम राजाओं का विशेष तौर पर जब मुस्लिम राजाओं का आक्रमण होता, विदेशी आक्रमण होता, उस टाइम होते थे केसरिया और जौहर। ठीक है, यानी जब किसी राजपूत राज्य पर कोई विदेशी आक्रमण होता और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती कि राजपूत राज्य की पराजय निश्चित होती, यानी राजपूत राज्य को यह आभास हो जाता कि अब वह जीत नहीं पाएगा विदेशी आक्रमण, क्योंकि विदेशी सेना ज़्यादा थी। तो भी राजपूत राजा को ऐसा लगता था कि वह जीत नहीं पाएगा, और जब राजपूत राजा को ये अब आभास हो जाता कि वह जीत नहीं पाएगा, उसकी पराजय निश्चित है, तब ऐसी स्थिति में क्या होता। देखिए, तब ऐसी स्थिति में राजपूत योद्धा यानी राजा और जितने भी सैनिक और सेनापति सभी राजपूत योद्धा अपने सिर पर केसरिया या साफा धारण करके, धारण का मतलब बांध करके, शत्रु पर टूट पड़ते। टूटने का मतलब कि शत्रु पर आक्रमण कर देते इस प्रकार कि जितने अपने शत्रु है, जो आक्रमणकारी है, विदेशी आक्रमण, को जितना ज़्यादा मार सके मारना है और अंतिम सांस तक लड़ना है। और अंतिम सांस तक लड़ते लड़ते, युद्ध करते हुए अपनी मातृभूमि और स्वाभिमान की रक्षा हेतु वीरगति, स्वाभिमान वीरगति को प्राप्त हो जाए। स्वाभिमान का यहाँ का मतलब है मातृभूमि, यानी अपनी जो राज्य है, मातृभूमि है। देखो, प्राचीन टाइम के अंदर राजपूत अपनी जो राज्य है उसे माता के बराबर मानते थे। और स्वाभिमान यानी हार मंजूर नहीं है। या तो राजपूत राजा जीतेगा, विजयी होगा, और या फिर वह अंतिम सांस तक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाएगा, हारेगा कभी नहीं। ठीक है, पीठ दिखाना राजपूत राजाओं का काम नहीं था, जिस कारण स्वाभिमान और मातृभूमि की रक्षा हेतु वीरगति को प्राप्त हो जाते, यानी शहीद हो जाते। वीरगति मतलब युद्ध करते करते शहीद हो जाना। ठीक है, आगे देखते हैं। केसरिया के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि जब किसी राजपूत राज्य पर कोई विदेशी आक्रमण होता तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती कि राजपूत राज्य की पराजय निश्चित होती। तो ऐसी स्थिति में राजपूत योद्धा अपने सिर पर केसरिया साफा धारण कर या फिर बांध कर शत्रु पर टूट पड़ते और अपने मातृभूमि और स्वाभिमान की रक्षा हेतु वीरगति को प्राप्त हो जाते। ठीक है, आगे अपने देखते हैं जौहर के बारे में। तो देखो, जौहर क्या होता है। जौहर जब किसी राजपूत राज्य पर विदेशी आक्रमण के कारण हुए युद्ध के समय राजपूत योद्धाओं के युद्ध से जीवित या विजयी जब नहीं होंगे, तो मतलब जीवित भी नहीं लौटेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया हार तो मंजूर है ही नहीं। या तो अंतिम सांस तक लड़ते हुए शहीद हो जाना है विदेशी आक्रमण के दौरान, या फिर विजयी होना है, हारना नहीं है। यानी विजयी या फिर जीवित लौटने की कोई उम्मीद नहीं रहती। मतलब कि जब राजपूत राजा केसरिया कर लेते, सीधी सी बात है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती जब राजपूत राजा केसरिया कर लेते, और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती कि दुर्ग पर शत्रु का अधिकार निश्चित हो जाता। ठीक है, तब दुर्ग के अंदर जितनी भी स्त्रियां होती या रानियां होती, वह क्या करती है, अपने धर्म, यानी वह क्या है, हिंदू है। और मुस्लिम, खास तौर पर जब मुस्लिम आक्रमण हुए तभी तभी तब जौहर हुआ है, यानी अपने धर्म हिंदू, कभी मुसलमानों के गुलाम नहीं बनेंगे। या फिर जब आपको पता है ये मुस्लिम आक्रमण करते हुए दुर्ग पर कब्जा होता था, तो महिलाओं की, रानियों की, हिंदू महिलाओं की बहुत ज़्यादा स्थिति दयनीय हो जाती, उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार होते। आपको पता है कि मुसलमान क्या करते थे। तो इसलिए अपने धर्म और आत्मसम्मान, यानी आत्मसम्मान का मतलब कि कभी किसी की दासी या गुलाम नहीं बनकर रहना है, आत्मसम्मान की रक्षा हेतु वह इस गुलामी से बेहतर अपने खुद को अग्निदाह करना बेहतर समझती है। यानी कि अग्नि को समर्पित करना, खुद को समाप्त कर लेना, खत्म कर लेना। राजपूत रानियां कभी मुसलमानों की गुलाम नहीं बनेगी। ये था जौहर। जौहर का मतलब कि जब किसी विदेशी आक्रमण के कारण हुए युद्ध के समय, मतलब कि जब केसरिया हो जाता, और केसरिया तभी होता जब दुर्ग के ऊपर अधिकार निश्चित हो जाता, तो
तभी होता था तुद्रुक के ऊपर जब शत्रु का अधिकार निश्चित हो जाता तब तुद्रुक की स्त्रियां अपने धर्म और आत्म सम्मान की रक्षा हेतु अग्निदाह कर लेती, यानी कि जौहर व्रत ग्रहण कर लेती। ठीक है, ये था अपना जौहर, और आपको मैंने केसरिया बता दिया, जौहर बता दिया। आगे देखिए, अब पढ़ते हैं अपने साका। साका क्या होता है कि जब विदेशी आक्रमण के दौरान राजपूत या राजपूत योद्धा केसरिया धारण कर लेते और राजपूत वीरांगनाएं जौहर व्रत करती, यानी जब जौहर भी हो जाता और केसरिया भी हो जाता, दोनों क्रियाएं जब हो जाती तब क्या होता था, साका होता था। एक होता है अर्ध साका। अर्ध साका का मतलब अगर किसी विदेशी आक्रमण के दौरान केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ, या फिर दोनों में से एक क्रिया का न होना। इस दोनों में से एक क्रिया का न होना, इस लाइन से बेहतर ये लाइन थोड़ी सी ज़्यादा स्टिक बैठती है कि अगर किसी विदेशी आक्रमण के दौरान केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ, मतलब अगर केसरिया होगा तभी तो जौहर होगा, पहले जौहर बाद में केसरिया तो होगा ही नहीं। जब राजपूत योद्धा केसरिया करेंगे तभी तो जौहर होगा, मतलब केसरिया तो होगा लेकिन जौहर नहीं होगा, तो क्या होगा, अर्ध शाखा। आगे अपने पढ़ेंगे भी जैसलमेर का जो तीसरा शाखा है, जिसे अपने आधा शाखा या फिर जैसलमेर के 2.5 शाखे प्रसिद्ध हैं, उसके अंदर जौहर नहीं हुआ, केसरिया तो हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे एक एक शाखे के बारे में अपने देख लेते हैं, कौन सा शाखा कब हुआ था। तो पहला अपने देखो रणथंभौर का शाखा। रणथंभौर का शाखा कब हुआ था, 1301, राजस्थान का प्रथम शाखा, और राजस्थान का प्रथम जौहर भी इसी शाखे के अंदर हुआ था। ठीक है, दूसरा है अपना चित्तौड़ का शाखा। चित्तौड़ का शाखा कब, 1303, रणथंभौर का 1301, चित्तौड़ का 1303। तीसरा है सिवाना का शाखा। सिवाना का शाखा कब, 1308 में। ठीक है, जालोर का शाखा। जालोर का शाखा कब हुआ, 1311, और जैसलमेर का शाखा 1312। रणथंभौर का 1301, चित्तौड़ का 1303, सिवाना का 1308, जालोर का 1311, जैसलमेर का 1312। देखो ये आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये पीडीएफ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ से आप पीडीएफ मिल जाएगी। अब टेलीग्राम चैनल आपको टेलीग्राम में सर्च करना पड़ेगा, RJ13 स्टडी, RJ13 स्टडी पॉइंट। RJ13 स्टडी पॉइंट जब आप टेलीग्राम में सर्च करोगे तो इस प्रकार का लोगो मिलेगा आपको, और उस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, आपको ये पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप सर्च के द्वारा आप नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके द्वारा भी आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना। ठीक है, आगे देखते हैं। आपने रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर और जैसलमेर का शाखा कब हुआ इसके बारे में देख लिया। आगे देखते हैं, आगे है अपना जैसलमेर का शाखा। पहले अपने एक जैसलमेर का शाखा पढ़ लिया, दूसरा है 1351 का भटनेर का शाखा 1398 में, गागरोन का शाखा 1423। गागरोन कहाँ है, आपको पता है, गागरोन है अपना झालावाड़ के अंदर। वर्तमान में कहाँ है गागरोन, झालावाड़ के अंदर, जल दुर्ग है ये। गागरोन का शाखा, दूसरा शाखा पहला 1423, दूसरा 1444। चित्तौड़ का शाखा 1534, पहला आपको बताया था 1303 ईस्वी में, दूसरा 1534। जैसलमेर का शाखा, जैसलमेर का शाखा देखो 1550 के अंदर। ठीक है, ये जैसलमेर का तीसरा या फिर आधा शाखा जो है, अर्ध शाखा जिसे बोलते हैं, वो है। आगे देखिए, आगे है अपना चित्तौड़ का अंतिम शाखा या तीसरा शाखा, ये कब हुआ, 1568 के अंदर। उसके बाद में सिवाना का शाखा। सिवाना कहाँ है, सिवाना अपने पड़ता है वर्तमान के अंदर बाड़मेर में। ठीक है, और सिवाना का शाखा कब हुआ, 1585। ये राजस्थान का अंतिम शाखा है। तो इस प्रकार राजस्थान के अंदर कुल कितने शाखे हो गए, 12.5। 12.5 का क्या मतलब, 13 है, यानी 12.5 का मतलब ये है कि जो जैसलमेर का तीसरा शाखा है ना, वो अर्ध शाखा था, जिस कारण अपने 12.5 पढ़ेंगे। ठीक है, आगे एक एक शाखे के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं, कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे। शाखे से संबंधित जितनी भी, इस युद्ध से संबंधित, कौन राजा था, किसने आक्रमण किया, किसके द्वारा जौहर किया गया, किसके द्वारा विश्वासघात किया गया, या कौन सेनापति था। ठीक है, और कौन रानी थी, सभी बातें अपने पढ़ेंगे, किसके द्वारा केसरिया किया गया, ये सारी बातें अपने पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपने पढ़ा था रणथंभौर का शाखा। रणथंभौर का शाखा मैंने आपको बताया कब हुआ, 1301 ईस्वी के अंदर। राजस्थान का प्रथम शाखा था ये, राजस्थान का कौन सा, प्रथम। इस समय रणथंभौर का जब शाखा हुआ उस टाइम रणथंभौर के शासक कौन थे, हमीर देव चौहान। इनका काल थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, याद रख लेना, 1282 से लेकर 1301 तक, और 1301 से लेकर 1303 तक चित्तौड़ के राजा कौन थे, तो वो थे रावल रतन सिंह। लेकिन अपने ये फिलहाल रणथंभौर, रणथंभौर कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है अपने सवाई माधोपुर,
SMP भी लिख सकते हो, यानी सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में क्या पड़ता है वर्तमान में रणथंभौर, और रणथंभौर का शाखा 1301 में राजस्थान का प्रथम शाखा। जब रणथंभौर का शाखा हुआ उस टाइम रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान, और काल मैंने बताया 1282 से 1301। और हमीरदेव चौहान के सेनापति कौन थे? रणमल और रत्तीपाल। हमीरदेव चौहान की पत्नी कौन थी? रंग देवी। पुत्री कौन थी? देवल दे या फिर पद्मला। ये बेसिक डिटेल है। अब यहाँ पे तो सीधी सीधी लिखी हुई बातें आपको बता रहा हूँ, आके मैं नेक्स्ट पेज पर पूरी डिटेल के साथ आपको समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे, बाकी समझ लेंगे अपने। आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ये कहाँ का शासक था? दिल्ली का शासक था। केसरिया किसके द्वारा किया गया? तो केसरिया कौन करेगा? राजा करेगा, हमीरदेव चौहान। अब आप पूछोगे कि ये सेनापति भी तो इनके नेतृत्व में केसरिया क्यों नहीं हुआ? रणमल और रत्तीपाल। तो रणमल और रत्तीपाल ने साथियों विश्वासघात किया था हमीरदेव चौहान के साथ, और साथ किसका दिया था? अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिल गए थे ये। अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें लालच दे दिया था कि मैं युद्ध जीतने के बाद आपको ये जो रणथंभौर ये सौंप के चला जाऊंगा, आप मेरा साथ दो, ठीक है। इस प्रकार इन्होंने साथ दे दिया था। तो इन्होंने क्या किया? विश्वासघात किया। तो केसरिया कौन करेगा? हमीरदेव चौहान अकेला करेगा, इसके नेतृत्व में और सेना, ठीक है। अब जौहर किसके नेतृत्व में? रंग देवी और पद्मला, या फिर इसे ही बोलते हैं देवल दे। पद्मला या देवल दे, दो नाम इसी की है। पद्मला बोलते हैं कई किताबों में, कई में देवल दे लिखा हुआ है, जिस कारण मैंने दोनों ही नाम यहाँ पे ले लिए। रंग देवी तो पत्नी है हमीरदेव चौहान की, और पुत्री कौन है? पद्मला या फिर देवल दे। इनके नेतृत्व में क्या हुआ? जौहर हुआ। ये राजस्थान का प्रथम जौहर बोल दो, या राजस्थान का प्रथम जल जौहर बोल दो, एक ही बात है। अगर अग्नि जौहर पूछे तो वो अपने आगे बढ़ेंगे। पद्मिनी के द्वारा किया था। चित्तौड़ का जो शाखा हुआ था 1303 का, उसके अंदर राजस्थान का प्रथम अग्नि जौहर हुआ। ये कौन सा था? ये राजस्थान का प्रथम जल जौहर था, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके बारे में अपने थोड़ी सी डिटेल से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। रणथंभौर का शाखा मैंने आपको बताया कब हुआ था? ये हुआ था 1301 ईस्वी के अंदर, ठीक है। और रणथंभौर का जब शाखा हुआ उस टाइम रणथंभौर के शासक कौन थे? हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान की पत्नी मैंने आपको बताया था रंग देवी, और पुत्री कौन थी? पद्मला या फिर देवल दे। आक्रमण किसने किया? आक्रमण किया था दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर। कब किया? तो 1301 ईस्वी में। क्यों किया? सबसे बड़ी बात कि आक्रमण क्यों किया गया? तो ये किया गया, मोहम्मद शाह और किहबरू को शरण दे रखी थी। किसने? हमीरदेव चौहान। मोहम्मद शाह और किहबरू कौन थे? ये अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही थे। मतलब मोहम्मद शाह और किहबरू ने दिल्ली के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ विद्रोह कर दिया, और विद्रोह करने के बाद ये किसकी शरण में आ गए थे? हमीरदेव चौहान। और हमीरदेव चौहान ने इन्हें क्या दे दी? शरण। अब अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरदेव चौहान से रिक्वेस्ट की कि आप मोहम्मद शाह और किहबरू को हमें सौंप दें, लेकिन हमीर तो देव चौहान ने मना कर दिया कि मैं इन्हें आपको नहीं सौंपूंगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसलिए आक्रमण कर दिया। अब रणथंभौर आपको पता है एक दुर्ग है, और दुर्ग के अंदर जो है अन्न और जल सारी व्यवस्थाएं होती है लगभग। तो अब दुर्ग के चारों ओर क्या होता है? परकोटा होता है, और परकोटे को पार करना या फिर तोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और दुर्ग को क्या होता है? द्वार होता है। जब तक दुर्ग का द्वार खोलकर शासक और सेना बाहर नहीं जाएंगी, तब तक अलाउद्दीन खिलजी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और बाहर ये कब तक नहीं जाएंगे? जब तक इसके अंदर अन्न या फिर जल संकट या फिर और कोई संकट नहीं उत्पन्न होता, तब तक नहीं जाएंगे। तो ये बहुत लंबे समय तक घेरा डाले बैठा रहा। अब इसको लगा कि ऐसे तो अपने कुछ युद्ध नहीं जीत सकते, अपने वापस जाना होगा। तो मैंने आपको बताया इसके हमीरदेव चौहान के दो सेनापति थे, रणमल और रत्तीपाल। इन्होंने क्या किया था? विश्वासघात। अब आपको बताता हूँ कैसे। अब ये दो तो है दुर्ग से बाहर है, क्योंकि सेनापति है, दुर्ग से बाहर रहना पड़ता है इन्हें, दूसरे जो दुश्मन की सेना है उसे रोकने के लिए या फिर उनकी निगरानी, उनको देखने के लिए। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? कूटनीति का प्रयोग किया, और रणमल और रत्तीपाल से बातचीत की। बात ये की कि देखो, अगर आप मेरा साथ देते हो और मुझे ये युद्ध जीतने में मदद करोगे, क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी सेना है और रणथंभौर की सेना छोटी है, तो अगर आप मेरा साथ देते हो तो ये युद्ध जीतना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और अगर मैं युद्ध जीत गया, अगर मेरा रणथंभौर पर कब्जा हो गया, अधिकार हो गया, तो मैं ये दुर्ग आपको सौंप के चला जाऊँगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद शाह और किहबरू को प्राप्त करने के लिए, यानी मोहम्मद शाह और किहबरू क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के शत्रु है, इन्हें मारने के लिए इसने ये आक्रमण किया था। इसने ये बात कही तो इन दोनों को क्या हो गया? ये लालच में आ गए कि अपने रणथंभौर के राजा बनेंगे। तो इन्होंने क्या किया? दुर्ग के अंदर गए और
दुर्ग के द्वार खोलने के लिए सोचा। लेकिन दुर्ग का राजा कौन है? हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान की इच्छा के बगैर दुर्ग के द्वार नहीं खोल सकते। तो इन्होंने क्या किया, थोड़ी सी कूटनीति का प्रयोग किया और दुर्ग के अंदर जितनी भी खाद्य सामग्री थी, खाद्य सामग्री को नष्ट कर दिया। यानी खाद्य सामग्री के अंदर जहर मिला दिया या फिर कुछ और मिला दिया कि ताकि वो खाद्य सामग्री है वो नष्ट हो गई। अब दुर्ग के अंदर क्या हो गया, खाद्य संकट उत्पन्न हो गया। अब दो रास्ते, या तो दुर्ग का द्वार खोलो और बाहर से खाद्य सामग्री लाओ। लेकिन बाहर कौन बैठा है? अलाउद्दीन खिलजी और उसकी सेना। और या फिर दूसरा रास्ता कि दुर्ग के अंदर भूखे रहकर ही मर जाओ। लेकिन राजपूत राजा है, राजपूत राजा स्वाभिमान के लिए जाने जाते हैं। ऐसे पीठ दिखाकर या फिर छुप कर इन्हें मरना कतई मंजूर नहीं था। इन्होंने क्या किया, दुर्ग के द्वार खोले और केसरिया किया। यानी अंतिम सांस तक लड़ते हुए अलाउद्दीन खिलजी से वीरगति को प्राप्त हो गए। अब केसरिया केवल और केवल हमीरदेव चौहान ने किया, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो विश्वासघात किया था। ये अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिल गए थे। लेकिन फिर भी अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध जीतने के बाद इन्हें अपना रणथंभौर नहीं दिया था, क्योंकि ये तो मुस्लिम है और मुस्लिम कभी भी स्वाभिमान के लिए नहीं जाने जाते। अपनी जुबान पर ये कभी पक्के नहीं होते, ठीक है। इन्होंने विश्वासघात किया था और यह अगर विश्वासघात नहीं करते तो ये साका कभी नहीं होता। और आगे भी हम पढ़ेंगे और भी बहुत से ऐसे सेनापति हुए थे जिन्होंने विश्वासघात किया था। इसीलिए साथियों कहते हैं ना कि राम है जो लंका में, अच्छा हुआ कि राम लंका में वानर सेना लेकर गई। अगर इंसानों की सेना लेकर जाते तो आधे से ज़्यादा इंसान तो सोने की लंका देखकर रावण की तरफ मिल जाते, जैसा कि इन्होंने किया। ये इंसानों की फितरत होती है, यह धन की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं, ठीक है। इसलिए इन्होंने विश्वासघात किया और इन्होंने किया केसरिया। अब इन्होंने केसरिया कर लिया, इनके नेतृत्व में केसरिया हुआ। तो अब यहाँ पे जौहर भी होगा। जौहर कौन करेगी? पत्नी रंगदेवी और पद्मला या फिर देवलदेई या पुत्री, ये दोनों क्या करेगी? जौहर करेगी। इनके नेतृत्व में और भी महिलाएं जितनी भी रानियां सभी जौहर करेगी। जल कुंड में इन्होंने कूदकर जौहर किया था, यानी जल जौहर किया था। ये राजस्थान का प्रथम जौहर भी था और राजस्थान का प्रथम जल जौहर भी था। आगे देखते हैं अगला शाखा। अगला शाखा है अपना चित्तौड़ का शाखा। चित्तौड़ का शाखा मैंने आपको बताया था प्रथम शाखा कब हुआ? 1303। ये चित्तौड़ का प्रथम शाखा है। राजस्थान का तो दूसरा है, लेकिन चित्तौड़ का कौन सा है? प्रथम है, ठीक है। जब चित्तौड़ का शाखा हुआ 1303 में, उस टाइम चित्तौड़ के शासक कौन थे? रावल रतन सिंह थे। 1301 से लेकर 1303 तक इनका काल था। महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट लगाना, इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। 1301 से लेकर 1303 तक इनका काल था रतन सिंह का, ठीक है। और रतन सिंह के सेनापति कौन थे? गोरा और बादल। पत्नी कौन थे? पद्मनी, या फिर इसे पद्मावती भी बोल सकती हैं, ठीक है। पद्मनी बोल दो, पद्मावती बोल दो, एक ही बात है। सेनापति कौन? गोरा और बादल। पद्मनी के आपने बहुत से किस्से सुने भी होंगे और किताबों में भी आते हैं। आगे अपने जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे उस टाइम अपने पद्मनी के बारे में पूरी डिटेल अपने पढ़ लेंगे। लेकिन फिलहाल आपको साक्य पढ़नी है तो अपने इतना ही ध्यान में रखना है कि पत्नी कौन थी रावल रतन सिंह की? पद्मनी। आक्रमण किसने किया? आक्रमण यहाँ भी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी मैंने आपको बताया था दिल्ली का शासक था, इसने आक्रमण किया था। रणथंभौर पे भी इसी ने किया था और यहाँ भी चित्तौड़ पर भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया। मतलब जो राजस्थान के प्रथम 5 शाखे हुए, उन पांचों की पांचों शाखों में आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। अब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया तो यहाँ पे ये जो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि अब युद्ध जीतना संभव नहीं। तो अब केसरिया होगा। केसरिया कौन करेंगे? केसरिया एक तो राजा रतन सिंह करेगा और इनके साथ गोरा और बादल करेंगे, क्योंकि ये सेनापति है। इन्होंने विश्वासघात नहीं किया था, इन्होंने अपने ये स्वामी भक्त थे और अपने रतन सिंह का साथ दिया था और केसरिया किया था। केसरिया इन तीनों के नेतृत्व में क्या हुआ? केसरिया हुआ। अब जौहर कौन करेगा? जौहर रानी कौन है? पद्मनी है। पद्मनी के नेतृत्व में 1600 महिलाओं ने जौहर किया। और ये ध्यान देना, राजस्थान का प्रथम अग्नि जौहर है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रख लेना। यानी जो महत्वपूर्ण शाखा है, पहला भी महत्वपूर्ण है, दूसरा भी ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे तो सीधी सीधी लिखी लिखी बातें मैंने आपको बताया, आगे थोड़ा सा इसकी डिटेल और देख लेते हैं, समझाने में समझ लेते हैं। ये रटना नहीं है, समझना है, जिस कारण यहाँ पे समझा देता हूँ। आगे थोड़ी सी इसी से संबंधित और बात है कि पद्मावत ग्रंथ है, किसका ग्रंथ है? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया पद्मावत ग्रंथ। कब लिखा? 1540 के अंदर। मलिक मोहम्मद जायसी जो है ये शेर शाह सूरी का दरबारी है। मतलब कि साका कब हुआ? 1303 में। और ये ग्रंथ कब लिखा गया? 1540, मतलब लगभग 250 साल बाद। तो इसके अंदर मलिक मोहम्मद जायसी ने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी ने
चित्तौड़ पर जो 1303 का आक्रमण किया था वो पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए किया गया था। यानी पद्मिनी, कहानियाँ पढ़ते हैं, पद्मिनी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, इस कारण अलाउद्दीन खिलजी इसे प्राप्त करना चाहता था। इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। ये जानकारी अपने किसके अंदर मिलती है? मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत में 1540 के अंदर लिखा शेरशाह सूरी का दरबारी था। ये भी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इसके बारे में थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं। चित्तौड़ का मैंने आपको साका पढ़ाया, कब का? 1303 का। चित्तौड़ का राजा कौन था? रावल रतन सिंह है। 1301 से लेकर 1303 तक इसका मैंने आपको काल बताया। पत्नी कौन थी? रानी, यानी पत्नी या फिर बोल सकते हैं रानी पद्मिनी या फिर पद्मावती। इसके दो सेनापति थे, गोरा और बादल। अब आक्रमण किसने किया था? आक्रमण किया था इसने अलाउद्दीन खिलजी ने। क्या किया था? आक्रमण। ठीक है, आक्रमण किया तो इसके अंदर ये इसने अंदर केसरिया किसने किया? रावल रतन सिंह और गोरा और बादल के नेतृत्व में। तो क्या हुआ? केसरिया हुआ था। और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में क्या हुआ? जौहर हुआ था। राजस्थान का प्रथम अग्नि जौहर, बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है, ये याद रख लेना। बाकी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए साथियों, आगे है अपना सिवाना बाड़मेर का शाखा। मैंने आपको बताया 1308 के अंदर हुआ। और सिवाना कहाँ पड़ता है? बाड़मेर के अंदर पड़ता है। और जब सिवाना बाड़मेर का शाखा, ये सिवाना का प्रथम शाखा है, याद रख लेना, प्रथम। ठीक है, क्योंकि सिवाना में आपको पता है कितने शाखे हुए थे? सिवाना के अंदर 2 शाखे हुए थे। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है सारे के सारे शाखे कब कौन सा शाखा हुआ, तो 2 शाखे हुए। तो ये कौन सा है? सिवाना का प्रथम शाखा है। ठीक है, जब सिवाना का शाखा हुआ 1308 के अंदर, इस टाइम सिवाना के जो है शासक है वो कौन थे? तो सातल देव थे। और सातल देव का सेनापति कौन था? भावले परमार था। और पत्नी कौन थी? मीणादे थी। आक्रमण किसके द्वारा किया गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का शासक? मैंने आपको पहले ही बताया है, दिल्ली का शासक था। और जो स्टार्टिंग से 5 शाखे हुए, उन 5 में किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी की। ये बात मैंने आपको बताई है, ध्यान में रख लेना। अब केसरिया किसके द्वारा किया जाएगा? सातल देव। अब आप पूछोगे कि भावले परमार ने साथियों इसके अंदर विश्वासघात किया। और इसने किसका साथ दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। पहले शाखे में भी उन्होंने विश्वासघात किया था, और दूसरे में भी किसने विश्वासघात किया? पहले में रणमल और रत्तीपाल ने विश्वासघात किया, दूसरे में गोरा और बादल थे, उन्होंने विश्वासघात नहीं किया। अब इसके अंदर भावले परमार ने विश्वासघात किया और अलाउद्दीन खिलजी का साथ दिया था। ठीक है, केसरिया अब कौन करेंगे? अकेले सातल देव के नेतृत्व में। और कौन करेगी साथ में? सेना करेगी। ठीक है, अब जौहर किसके नेतृत्व में होगा? तो मीणादे कौन है? सातल देव की पत्नी है। अब अपनी सीधी सीधी लिखी हुई बातें तो अपने पढ़ ली, अब अपने थोड़ा सा विस्तार से और देख लेते हैं, इसे समझ लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा है रटना नहीं है, समझना है। सिवाना का शासक कौन है? सिवाना कहाँ पड़ता है? बाड़मेर के अंदर। सिवाना का शासक मैंने आपको बताया था सातल देव है, और इसकी पत्नी कौन है? मीणादे। अब इसका सेनापति कौन है? भावले परमार है। और अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था कब? 1308 के अंदर आक्रमण किया था। कहाँ पे आक्रमण किया? सिवाना के अंदर आक्रमण किया था। तो अब क्या हुआ कि ये जो भावले परमार है, इसने किसका साथ दिया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने लालच दिया कि मैं आपको जीतने के बाद दुर्ग जो सिवाना का है ये आपको सौंप दूंगा। इसने गुप्त द्वार बता दिए। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को जब गुप्त द्वार बता दिए गए तो इसने आक्रमण कर दिया, और यहाँ पे केसरिया करना पड़ा किसे? सातल देव को। ठीक है, और जौहर करना पड़ा मीणादे को। मीणादे के नेतृत्व में क्या हुआ? जौहर हुआ था। सातल देव के नेतृत्व में क्या हुआ था? केसरिया। मतलब केसरिया किसने किया? सातल देव। जौहर किसने किया? मीणादे ने। विश्वासघात किसने किया? अलाउद्दीन भावले परमार ने। मैंने आपको पहले ही बताया विश्वासघात राजस्थान के अंदर बहुत से सेनापतियों ने किया है। आगे देखते हैं अपनी जालोर का शाखा। जालोर का शाखा मैंने आपको बताया है 1311 के अंदर हुआ। जब जालोर का शाखा हुआ उस टाइम जालोर का शासक कौन था? कान्हड़ देव। कान्हड़ देव का काल महत्वपूर्ण है, याद रख लेना। 1305 से 1311, 1305 से 1311 तक जालोर का शासक कौन? कान्हड़ देव। इसका पुत्र था कौन? विरमदेव। और पत्नी कौन थी? जेतल दे। एक स्टोरी है कि अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी फिरोजा। फिरोजा को विरमदेव से प्रेम हो गया, और लेकिन विरमदेव ने विवाह से मना कर दिया, जिस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री के कहने पर जालोर पर आक्रमण किया था। ऐसी स्टोरियाँ बहुत है इतिहास के अंदर। जब अपने इतिहास मेवाड़ का पढ़ेंगे, जालोर का इतिहास पढ़ेंगे, मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे, उस टाइम अपने ये स्टोरियाँ पढ़ेंगे। लेकिन यह महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं, जिस कारण इसे बिना कहानियों के पढ़ लेते हैं,
याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। कहानियाँ अपने जब इतिहास पढ़ेंगे उस टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। पुत्र कौन, कानड़देव का वीरमदेव। पत्नी कौन, जेतलदेव। अब एक सेनापति है दहिया राजपूत बिक्का। अब शब्द में से पता लग रहा है बिक्का यानी ये बिक गया था, यानी विश्वासघात किया था इसने। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, दिल्ली का शासक था। इस बार अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था कमालुद्दीन गुर्ग, यह मुख्य आक्रमणकारी था। यानी आगे कौन आया था इस बार, कमालुद्दीन गुर्ग आया था। केसरिया किसने किया, तो केसरिया अब कौन करेगा, मैंने आपको बताया दहिया राजपूत बिक्का ने तो विश्वासघात कर दिया। अब इसका पुत्र और ये पिता पुत्र दोनों करेंगे, कानड़देव और वीरमदेव, इन दोनों ने क्या किया, केसरिया किया। अब जौहर कौन करेगा, जेतलदेव कौन है इसकी, कानड़देव की पत्नी कौन है, जेतलदेव, तो जेतलदेव क्या करेगी, जौहर। यानी जेतलदेव के नेतृत्व में तो महिलाओं ने जौहर किया और कानड़देव और वीरमदेव के नेतृत्व में सैनिकों ने केसरिया किया, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे अपने इसके बारे में समझ लेते हैं, पढ़ तो अपने लिया। यानी कि जालोर का जब साका हुआ उस टाइम जालोर का शासक कौन, कानड़देव था, ठीक है। पुत्र कौन था, वीरमदेव था, और पत्नी कौन थी, जेतलदेव। सेनापति कौन था, दहिया राजपूत बिक्का, और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक था। इसका सेनापति कौन, कमालुद्दीन गुर्ग। बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, याद रख लेना। जालोर का साका जब 1311 के अंदर हुआ उस टाइम अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था, तो कमालुद्दीन गुर्ग था। और जालोर का कानड़देव का सेनापति कौन, दहिया राजपूत बिक्का था। अब इसने आक्रमण कर दिया जालोर पर, कब किया, 1311 के अंदर, मैंने आपको बताया है। अब इसने विश्वासघात कर दिया, इसने इसके साथ मिल गया और गुप्त द्वार बता दिए दुर्ग के, तो इसने आक्रमण कर दिया। तो ये है कानड़देव और वीरमदेव को क्या करना पड़ा, केसरिया करना पड़ा, और जेतलदेव को क्या करना पड़ा, जौहर करना पड़ा, ठीक है। जौहर किसने किया, जेतलदेव ने। केसरिया किसने किया, कानड़देव और वीरमदेव ने। और विश्वासघात किसने किया, दहिया राजपूत बिक्का ने। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था, कमालुद्दीन गुर्ग। बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, ये याद रख लेना, कमालुद्दीन गुर्ग, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है साथियों अपना 5वां शाखा जैसलमेर का शाखा। और ये क्या है, जैसलमेर का प्रथम शाखा है। मैंने आपको बताया 1312 के अंदर जैसलमेर का शाखा हुआ था, ठीक है। जैसलमेर का प्रथम शाखा है। जैसलमेर का जब प्रथम शाखा हो उस टाइम शासक कौन, मूलराज फर्स्ट या फिर मूलराज प्रथम बोल सकते हैं हिंदी के अंदर। मूलराज प्रथम शासक थे। आक्रमण मैंने आपको बताया 5 स्टार्टिंग में 5 जो शाखी हुई इसमें आक्रमण किसका होगा, अलाउद्दीन खिलजी का होगा। अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का है, दिल्ली का है। तो अब केसरिया कौन करेंगे, मूलराज प्रथम करेंगे। और सॉरी यहाँ पे केसरिया लिखा गया है, ये जौहर है, थोड़ा सा सही कर लेना, जौहर है। जौहर कौन करेंगी, रानियाँ, जो राजपूत रानियाँ। यहाँ पे जौहर के अंदर इतना महत्वपूर्ण शाखा नहीं है, यहाँ पे रानियों का नाम लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, कौन प्रमुख रानी थी इसका उल्लेख भी इतना नहीं मिलता है, किताबों के अंदर कम ही लिखा हुआ है। इतने छोटे मोटे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता इतना डीप, ठीक है। जिस कारण मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। अपने बेसिक बेसिक पढ़ना है जो पेपर के अंदर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। जैसे बीएसटीसी एग्ज़ाम 2022 की बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, इससे क्वेश्चन आएगा। और अपने जैसे रीट पटवार कांस्टेबल इनमें भी इससे क्वेश्चन आते ही है, ये महत्वपूर्ण है। वैसे अपने ये दुर्गों के अंदर पढ़ते हैं लेकिन ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, जिस कारण मैंने आपको अलग से पढ़ा है। दुर्गों के अंदर इसे एक एक दुर्ग का अलग अलग पढ़ते हैं, बीच में मिक्स सा हो जाता है, समझ में कम आता है। जैसा कि मेरा मानना है कि रटने से ज़्यादा समझना बढ़िया रहता है, जिस कारण आपको समझना है, रटना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे तो सीधी सीधी बातें हैं, आपको इसमें समझाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसलमेर का प्रथम शाखा कौन सा, 1312 का। जैसलमेर का इस टाइम शासक मूलराज प्रथम था। आक्रमण किसके द्वारा किया गया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। केसरिया किसने किया, मूलराज प्रथम ने किया। और जौहर किसने किया, रानियों ने। ये थोड़ा सा सही कर लेना, बाकी मैं जब टेलीग्राम पे पीडीएफ डालूंगा तो इसे सही कर दूंगा, सही करके ही डालूंगा, ठीक है। रानियों के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया, जौहर किया गया। साथियों इसके अंदर ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, जिस कारण मैंने आपको यहाँ पे जितनी महत्वपूर्ण बातें थी सारी बता दी। आगे ज़्यादा इतना डीप जाने की आवश्यकता आपको नहीं है। वैसे तो आप अगर समझना चाहो, इतिहास बहुत बड़ा है, आप एक एक लाइन के, मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, आप इसकी 10 लाइनें भी किताबों के अंदर ढूंढ सकते हो, मिल जाएगी आपको। लेकिन इतना डीप कोई नहीं पूछता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है अपना जैसलमेर का शाखा। पहले एक जैसलमेर का शाखा पढ़ लिया अपने, अब दूसरा पढ़ते हैं। पहला कब हुआ, 1312 के अंदर, दूसरा 1351 के अंदर, ठीक है। राजस्थान के 5 शाखे वो हो गई 1300 ईस्वी के अंदर, ये 1300 में। और ये जो है
छठा ये भी 1300 में है। 1351 के अंदर हुआ। जैसलमेर का दूसरा शाखा के टाइम जैसलमेर के शासक कौन? राव दुद्दा। और आक्रमण किसके द्वारा किया गया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा आक्रमण किया गया। और केसरिया कौन करेगा? राव दुद्दा करेगा। और दुर्ग की रानियों के द्वारा जौहर किया गया। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बेसिक है, याद रख लेना। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा आक्रमण किया गया। रावल दुद्दा के द्वारा जैसलमेर का शासक था, इसके द्वारा केसरिया किया गया। और जौहर दुर्ग की रानियों के द्वारा किया। कब हुआ ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, 1351 में हुआ था। ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, जो मेन था वो मैंने आपको बता दिया, देख लेना। बाकी आप PDF डाल दूंगा टेलीग्राम में, वहाँ से डाउनलोड करके दोबारा पढ़ लेना, नोट करने की कतई आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए, बटनेर का शाखा। बटनेर का शाखा जो है यह कब हुआ? 1398 के अंदर। बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है साथियों, बटनेर का शाखा। बटनेर का जब शाखा हुआ 1398 में, इस टाइम बटनेर के शासक कौन थे? तो बटनेर के शासक थे दूलचंद जी भाटी। आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तैमूर लंग। ये कहाँ का शासक था? दिल्ली का शासक था। केसरिया किसके द्वारा किया गया? तो दूलचंद भाटी के नेतृत्व में केसरिया होगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, ये याद रख लेना, नोट कर लेना, कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा शाखा या फिर ऐसा जौहर जिसके अंदर मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जौहर किया गया, वो कौन सा था? बटनेर का शाखा 1398। इसके अंदर मुस्लिम महिलाओं ने भी आकर जौहर किया था। यानी तैमूर लंग इतना क्रूर शासक था कि इसके खौफ से मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर कर लिया था, जौहर व्रत ग्रहण कर लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है अपने गागरोन। गागरोन कहाँ है? झालावाड़ के अंदर है। गागरोन का शाखा मैंने आपको बताया था 1423 के अंदर। ये गागरोन का जो है प्रथम शाखा है। कौन सा? 1423 वाला शाखा है जो, ये गागरोन का प्रथम शाखा है। इस टाइम गागरोन का शासक कौन था? अचलदास जी खिची। अचलदास खिची। और इस जो गागरोन की प्रथम शाखा का उल्लेख भी किसके अंदर मिलता है? अचलदास खिचीरी वचनिका के अंदर ही मिलता है। अचलदास जी खिची कौन थे? गागरोन के शासक थे। इसकी पत्नी कौन? उमादे थी। आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो अलप खां गोरी बोल दो, चाहे होशंगाबाद बोल दो। मतलब कई किताबों में अलप खां गोरी नाम मिलता है और कई में होशंग शाह मिलता है। यह कहाँ का शासक था? तो मांडू रियासत का था। वर्तमान में मांडू जो है गुजरात के अंदर पड़ता है, लेकिन उस टाइम गुजरात अलग रियासत थी और मांडू अलग रियासत थी। तो अलप खां कोरी या फिर होशंग शाह कहाँ का शासक? मांडू का शासक। ठीक है। केसरिया, तो यहाँ पे केसरिया कौन करेंगे? आपको बताया गागरोन का शासक कौन है? अचलदास खिच्ची है। तो केसरिया किसके नेतृत्व में होगा? अचलदास खिच्ची के। और पत्नी कौन है इनकी? उमादे। तो जौहर किन के नेतृत्व में होगा? उमादे के नेतृत्व में। ठीक है, ज़्यादा समझने वाली, ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें नहीं है, याद रख लेना। अगर कोई समझाने वाली आएगी तो मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा। बाकी यहीं पे आपको जो बातें समझ में आ रही है वहाँ आपका टाइम नहीं खराब करना चाहता, देख लेना। आगे देखते हैं। आगे गागरोन का दूसरा शाखा पढ़ते हैं 1444 के अंदर। पहला आपको बताया 1423 में, दूसरा 1444 में। गागरोन का दूसरे में शासक कौन? पालण जी खिंची। इस टाइम आक्रमण किसके द्वारा किया गया? इस टाइम मोहम्मद खिलजी प्रथम। ये भी कहाँ का शासक था? मांडू। और मांडू मैंने आपको बताया वर्तमान में कहाँ है? गुजरात के अंदर है। इसके अंदर केसरिया कौन करेंगे? पालण जी खिंची करेंगे। और जौहर कौन करेंगी? रानी दुर्ग की। यह भी इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, समझाने वाली कोई विशेष बात नहीं है, यहीं पे आपको समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा इतने महत्वपूर्ण नहीं है, समझ में आ रहे हैं आपको। इतना ज़्यादा डीप या फिर इतना ज़्यादा एक ही चीज़ में टाइम लगाने की आवश्यकता नहीं है आपको। बाकी आप PDF मिल जाएगी, PDF आप पढ़ लें, आपको याद हो जाएगा। इतना ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है। अगर अपने दुर्गों के अंदर पढ़ती है तो वो मिक्स सा हो जाता है, बीच में दुर्ग की बातें, बीच में ही शाखा, इसके लिए मैंने अलग पढ़ाया है। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, आगे देखते हैं चित्तौड़ का शाखा। चित्तौड़ का शाखा 1534 के अंदर। एक अपने पढ़ा 1303 के अंदर, दूसरा 1534 में, और तीसरा शाखा अपने आएगा 1568 में। चित्तौड़ का जो शासक था दूसरे शाखे में 1534 के, उस टाइम कौन था? विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य शासक तो था लेकिन ये अल्पायु का था, इसकी आयु कम थी, यानी राजकाज के कार्य कौन करता था? और या फिर इसकी संरक्षिका कौन थी जो इसका संरक्षण करती थी? वो थी हाड़ी रानी कर्मावती। और जब यह तीसरा शाखा हुआ, जब यह आक्रमण हुआ, तो उस टाइम युद्ध का नेतृत्व किसने किया? रावत बाग सिंह ने किया। ये कहाँ का निवासी था? तो देवलिया प्रतापगढ़ का रहने वाला था ये। इसके द्वारा युद्ध का नेतृत्व किया। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, आगे नेक्स्ट पेज भी आपको इसको समझा दूंगा। यहाँ पे सीधी लिखी लिखी बातें आप पढ़ लें। आक्रमण किया किसी के द्वारा? बहादुर शाह। बहादुर शाह कहाँ का शासक था? गुजरात का। इसका एक सेनापति था रूमी खां।
केसरिया कौन करेगा? रावत बाघ सिंह करेगा, क्योंकि ये तो अल्पआयु का है विक्रमादित्य। युद्ध का नेतृत्व किसने किया है? रावत बाघ सिंह ने। तो केसरिया कौन करेगा? रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में होगा। जौहर कौन करेगा? जौहर यहाँ पे महिला एक का ही नाम आया, हाड़ी रानी कर्मावती। तो जौहर किसके द्वारा, किसके नेतृत्व में होगा? तो हाड़ी रानी कर्मावती के नेतृत्व में होगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चित्तौड़ के सारी शाखे, रणथंभौर का शाखा, ये महत्वपूर्ण शाखा। एक आपको मैंने बताया भटनेर का शाखा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे अपने देखते हैं, आगे अपने इसको समझ लेते हैं। यानी कि गुजरात का जो शासक था ये कौन था? बहादुर शाह। और बहादुर शाह का सेनापति रूमी खां। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने अपने सेनापति रूमी खां के नेतृत्व में 1534 के अंदर में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। तो जब आक्रमण किया उस टाइम चित्तौड़ का शासक कौन? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य मैंने आपको बताया अल्प आयु का था, यानी यह युद्ध करने योग्य नहीं था, अभी इसकी आयु कम थी। तो युद्ध का नेतृत्व कौन करेगा? रावत बाघ सिंह करेगा। और उसकी शंखशिका कौन थी? शंखशिका थी हाड़ी रानी कर्मावती। रावत बाघ सिंह मैंने आपको बताया कहाँ का निवासी था? तो देवलिया। और देवलिया वर्तमान के अंदर कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ में पड़ता है। ठीक है, हाड़ी रानी कर्मावती के नेतृत्व में क्या होगा? जौहर। रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में क्या होगा? युद्ध होगा। और केसरिया भी रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में होगा। और विक्रमादित्य शासक था, अल्पायु का था, चित्तौड़ का। 1534 के अंदर ये शाखा हुआ, जो चित्तौड़ का दूसरा शाखा था। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखते हैं, आगे है अपना जैसलमेर का अर्ध शाखा। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। पहला आपको मैंने बताया था जैसलमेर का 1312 में, दूसरा मैंने आपको बताया 1351 के अंदर, और तीसरा है ये जो 1550 का है, यह है राजस्थान का एकमात्र अर्ध शाखा है। ठीक है, अर्ध शाखा मतलब जिसके अंदर मैंने आपको बताया केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ, या फिर दोनों में से एक क्रिया। मुख्यतः मैंने आपको समझा ही दिया कि जब केसरिया ही नहीं होगा तो जौहर कैसे होगा। मतलब केसरिया होगा लेकिन जौहर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? अर्ध शाखा हो जाएगा। जब यह हुआ जैसलमेर का अर्ध शाखा हुआ 1550 के अंदर, इस टाइम जैसलमेर के शासक कौन थे? राव लूणकरण जी भाटी। राव लूणकरण थे। आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? अमीर खां पठान। अमीर खां पठान के द्वारा आक्रमण किया गया था। केसरिया कौन करेंगे? राव लूणकरण करेंगे, लेकिन जौहर नहीं हुआ। यानी कि माना जाता है कि ये जो अमीर खां पठान ने आक्रमण किया, ये है इतना जल्दबाजी में आक्रमण हुआ था कि जो ये केसरिया तो राव लूणकरण के द्वारा जल्दबाजी में केसरिया तो कर लिया गया, लेकिन तभी तक अमीर खां पठान की सेना है जो दुर्ग में प्रवेश कर चुकी थी, तो महिलाओं को जौहर करने का समय ही नहीं मिला। तो ये राव लूणकरण की सेना ने ही अपनी जो दुर्ग की महिलाएं थी उनकी गर्दन काट दी थी, उन्हें ख़त्म कर दिया, समाप्त कर दिया, ताकि अमीर खां पठान को यह महिलाओं पे अत्याचार न कर सके। ठीक है, ऐसा माना जाता है। बाकी जब इतिहास पढ़ेंगे पूरी स्टोरी अपने पढ़ लेंगे क्या कहानी थी। यानी कि जौहर नहीं हुआ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये याद रख लेना। जौहर नहीं हुआ था। कौन सा था? राजस्थान का एकमात्र अर्ध शाखा जैसलमेर का शाखा 1550 ईस्वी। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण, लगा लेना, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अपने है चित्तौड़ का शाखा। चित्तौड़ का शाखा कौन सा? चित्तौड़ का तीसरा शाखा। पहला आपको बताया 1303 में, दूसरा आपको बताया 1534, और तीसरा कौन सा? 1568 का शाखा। इस टाइम चित्तौड़ का शासक कौन था? उदय सिंह था। सेनापति कौन था? फत्ता सिसोदिया, जयमल राठौड़ और कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले देवता भी कहा जाता है। और उदय सिंह की पत्नी कौन थी? फूल कंवर थी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लिखी लिखी बातें आप यहाँ पे पढ़ लें, नेक्स्ट पेज पे आपको समझा दूंगा। जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, और जो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है या फिर जिसकी ज़्यादा डिटेल नहीं है वो आपको सीधा आपको समझा दिया गया है। जो महत्वपूर्ण है उसे अलग से समझा रहा हूँ मैं, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, चित्तौड़ का शासक कौन? उदय सिंह। सेनापति कौन? फत्ता सिसोदिया, जयमल राठौड़ और कल्लाजी राठौड़। पत्नी कौन? फूल कंवर। आक्रमण किसके द्वारा किया? अकबर के द्वारा किया गया, दिल्ली के। अब लोग कहते हैं अकबर महान था, अगर इतना ही महान था तो इसने आक्रमण किया। अगर ये महान होता तो इसका खौफ नहीं होता, इसका महिलाओं में इतना ज़्यादा भय नहीं होता कि महिलाएं इसके जौहर कर लेती। इसलिए राजस्थान के इतिहास के अंदर मुसलमानों को महान बताते हैं लोग, लेकिन इतने महान थे नहीं। महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, पृथ्वीराज चौहान, इन जैसे शासक हुए हैं, लेकिन फिर भी राजस्थान के इतिहास में इन मुस्लिम आक्रमणकारियों को, अकबर जैसों को महान बताया गया है। ठीक है, आक्रमण किसके द्वारा किया गया? अकबर। अकबर कहाँ का शासक?
दिल्ली का शासक। केसरिया किसने किया था? उदय सिंह है। उदय सिंह कौन था? शासक था। फत्ताजी सिसोदिया था। जयमल राठौड़, कल्लाजी राठौड़, 4 हाथों वाले देवता, इनके द्वारा क्या किया गया? केसरिया किया गया। तो जौहर कौन करेगी? फूल कंवर करेगी, कि उदय सिंह की पत्नी कौन? फूल कंवर है। अब आप देख लो, नेक्स्ट पेज पे आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखो कि जो है मेवाड़ का जो तीसरा शाखा हुआ कब हुआ? 1568 के अंदर, ठीक है। इस टाइम उदयपुर का शासक कौन था? उदय सिंह है। मेवाड़ का, सॉरी, चित्तौड़ बोल दो, मेवाड़ बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। चित्तौड़ लिख दो, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, चित्तौड़ लिख देता हूँ मैं इसको काट के। चित्तौड़ के शाखे, चित्तौड़ का तीसरा शाखा है उदय सिंह है, यहाँ का क्या था? शासक था। फत्ताजी सिसोदिया इसके सेनापति, दूसरा सेनापति जयमल राठौड़, तीसरा कल्लाजी राठौड़। इन तीनों के नेतृत्व में क्या होगा? केसरिया होगा। और इनकी पत्नी कौन थी? फूल कंवर। अब दिल्ली का जो बादशाह है अकबर सुल्तान है, इसने क्या किया? चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। कब कर दिया? 1568 में। तो केसरिया कौन करेंगे? उदय सिंह, फत्ताजी सिसोदिया, जयमल राठौड़, कल्लाजी राठौड़, इन्होंने क्या किया? केसरिया किया। और फूल कंवर जो उदय सिंह की पत्नी थी, इसके द्वारा क्या किया गया? इसके नेतृत्व में जौहर हुआ, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं। आगे अपने है राजस्थान का अंतिम शाखा, कौन सा? सिवाना का शाखा। कब हुआ? 1585 में। पहला कब हुआ? 1301 में। रणथंभौर का शाखा अंतिम, सिवाना का शाखा 1585 के अंदर। सिवाना का शासक कौन था? वीर कल्ला रायमलोत या फिर कल्याणमल भी बोलते हैं इसे। वीर कल्ला रायमलोत बोल दो या कल्याणमल, एक ही बात है, ठीक है। कई किताब में वीर कल्ला रायमलोत मिलता है, कहीं में कल्याणमल मिलता है, ठीक है। जब राजस्थान का अंतिम शाखा या फिर सिवाना का जो है दूसरा शाखा 1585, पहला मैंने आपको बताया था 1308 के अंदर, ठीक है। 1585 में जो सिवाना का दूसरा शाखा हुआ या फिर राजस्थान का अंतिम शाखा हुआ, उस टाइम सिवाना के शासक कौन थे? वीर कल्ला रायमलोत या फिर कल्याणमल, ठीक है। अब आपको पता है 1601 1602 में, तो 1600 ईस्वी में तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी। 1600 में तो अंग्रेज आ गए। अंग्रेजों के आने बाद तो विदेशी आक्रमण होने बंद हो गए थे, और ये जौहर शाखे ये बंद हो गए थे ऑटोमेटिकली। यह है राजस्थान का अंतिम 1585। 1600 में तो एक में तो अंग्रेज आ ही गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में स्थापित हो गई थी, ठीक है। सिवाना का शासक कौन था? वीर कल्ला रायमलोत या फिर कल्याणमल। आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो अकबर के द्वारा। अकबर कहाँ का शासक था? दिल्ली का शासक था। सेनापति, अकबर का सेनापति कौन था? मोटा राजा उदय सिंह है, जो मारवाड़ का था। हमने पढ़ा मारवाड़ के अंदर एक भी शाखा नहीं हुआ, क्योंकि मारवाड़, जयपुर, ये यानी कि आमेर या बोल दो या फिर जयपुर, इन्होंने क्या किया था? इसे मुगलों से संधि कर ली गई थी, ठीक है, जिस कारण इन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया नहीं किया। तो ये मारवाड़ का जो शासक है मोटा राजा उदय सिंह, ये तो अकबर का सेनापति बन गया था। और सिवाना का जो अंतिम शाखा हुआ 1585 के अंदर, उसके अंदर युद्ध का नेतृत्व भी किया था। केसरिया कौन करेंगे? अब वीर कल्ला रायमलोत या फिर कल्याणमल करेंगे। यही अपने राजस्थान वालों की या फिर अपने भारत वालों की कमी है कि इन्होंने मुसलमानों को, हिंदुओं की कमी है कि मुसलमानों का साथ दिया, तभी ये जो अपना देश है ये टुकड़ों में बंटा हुआ था, छोटे छोटे में, ठीक है। वीर कल्ला रायमलोत या फिर कल्याणमल के द्वारा क्या किया गया? केसरिया किया गया। जौहर किसके द्वारा किया गया? तो हाड़ी रानी के नेतृत्व में जौहर हुआ था। हाड़ी रानी के नेतृत्व में जौहर हुआ था। ये जौहर यहाँ पे हुआ था, महत्वपूर्ण है ये भी। राजस्थान का अंतिम जौहर कौन सा था? यह जो सिवाना का शाखा हुआ 1585 के अंदर, ये अंतिम शाखा बोल दो, अंतिम जौहर बोल दो, अंतिम केसरिया बोल दो, ठीक है। यही था। आगे अपने पढ़ते हैं, एक एक रियासत के हिसाब से पढ़ लेते हैं। कौन सी रियासत में कब हुआ था शाखा, कितने शाखे हुए। तो सबसे पहले अपने पढ़ा था रणथंभौर का शाखा। रणथंभौर में कितने शाखे हुए? एक शाखा हुआ। कब हुआ? 1301 में। उसके बाद में अपने पढ़ा था चित्तौड़ का शाखा। चित्तौड़ का शाखा, चित्तौड़ में कितने शाखे हुए? 3 हुए। पहला अपने पढ़ा था 1303 में, दूसरा 1534 में, तीसरा 1568 में। उसके बाद में अपने पढ़ा 1308 का सिवाना का शाखा। मतलब सिवाना में कितने शाखे हुए? 2 शाखे हुए। पहला तो अपने पढ़ लिया था 1308 के अंदर, दूसरा अपने पढ़ा था 1585 में। उसके बाद में अपने पढ़े जालोर के शाखे। जालोर में कितने? 1 शाखे हुए 1311 के अंदर, ठीक है। देख लेना, रणथंभौर में 1, चित्तौड़गढ़ में 3, सिवाना में 2, जालोर में 1, यानी कि 3 और 2 5 6 7 7 तो ये हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं
मैंने आपको बताया कुल कितने हैं, 12.5 शाखे हैं। और राजस्थान का अर्ध शाखा जैसलमेर का शाखा कौन सा, 1550 वाला जो शाखा है। जैसलमेर के अंदर कितने, 2.5, मतलब पहला तो 1312 के अंदर, दूसरा 1351 के अंदर, तीसरा शाखा है ये अर्ध शाखा है, यानी आधा शाखा है। 1550 बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। भटनेर का जो शाखा है ये 1398 के अंदर हुआ। भटनेर में कितने हुए, एक शाखा हुआ था। गागरोन के अंदर मैंने आपको बताया था 2 शाखे हुए, पहला 1423 और दूसरा 1485 के अंदर, यानी 7 वो और ये कितने हैं, 8, 9, 10, 11, 12 और 11.5, 8, 9, 10, 11, 12 और 12.5, टोटल कितने हो गए, 12.5 शाखे। राजस्थान में कुल कितने शाखे हुए, 12.5। 2.5 शाखे कहाँ के प्रसिद्ध है, तो जैसलमेर के। तो ठीक है साथियों, समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर साथियों आपको बढ़िया से समझ में आया और आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना अगर आपको कोई डाउट लगी या कोई गलती हुई है तो सॉरी, माफ़ कर देना। और कमेंट करके बता देना कोई गलती हुई है तो आपको सही करवा दी जाएगी, ठीक है। अगर कोई गलती है तो मैं दोबारा चेक करके टेलीग्राम पे उसे सही करके ज़रूर डालूंगा, ठीक है। और ये साथियों को शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं साथियों एक और नई वीडियो के साथ, धन्यवाद। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।